नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 बजे 9 रिपोर्टर आपके साथ। मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की जानी है। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो वैश्विक नेताओं का आज जमावड़ा, उसमें द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आज उद्घाटन किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे के दिन दूसरा दिन उनका। और देखिए, पहले दिन की तस्वीरें बेहद खास हैं, जिसमें गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है। और आज वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, आज का दिन बेहद खास है। इसी के साथ साथ देखिए, आपको बता दें, तमाम जो रिपोर्टर्स हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। तमाम रिपोर्टर से आपका तारुफ करवा दें। कंचन कनौडिया दिल्ली से हैं, अक्षय आनंद दिल्ली से, गीतू चौहान अयोध्या से लाइव होंगे हमारे साथ, आनंद सिंह होंगे दिल्ली से, शुभम पांडे मुंबई से होंगे, अभिनव पांडे लखनऊ से लाइव होंगे। इसी के साथ मोनिका सिंह भी दिल्ली से लाइव होंगी, हैदर अली गाजियाबाद से लाइव होंगे, नरेंद्र ठाकुर नोएडा से लाइव होंगे। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। और देखिए, तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ आज का दिन खास रहा है, किन किन चीजों पर आज फोकस रखा जाएगा, सरकार का ध्यान क्या रहेगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स तैयार हैं। तो फिलहाल देखिए, आज का दिन बेहद खास है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया जाएगा। कंचन हमारी संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुई हैं। कंचन, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का ये दूसरा दिन है। वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। यूं कहें कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आगाज है, उद्घाटन है। कंचन। जी बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब इसकी शुरुआत की गई थी उन्हीं के नेतृत्व में। और आज ये वही दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कई वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन करेंगे और कई कई सारी योजनाओं का और रोड शो भी करेंगे, जिसके अंतर्गत वैश्विक नेता 34 वैश्विक नेता इसमें भाग लेंगे और 16 वैश्विक नेतृत्व के शीर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न प्रकार की चर्चा करेंगे। देखिए, गुजरात को एक ग्लोबल स्तर पर लेकर जाना, उस तरीके से ये छवि दिखाना एक तो भारत के लिए एक अलग ही क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसी में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत को आगे बढ़ाने में और उस प्रकार की भूमिका निभाने में कभी पीछे नहीं रहते। और उसी को लेके आज राष्ट्रपति जो है उनके साथ भी वो रोड शो करेंगे और 15 किलोमीटर का। तो वही सब ये छवि है, वही सब ये तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि गुजरात को किस प्रकार से आगे लेके जाया गया और भारत में गुजरात की क्या भूमिका है और किस प्रकार से प्रधानमंत्री रोल निभा रहे हैं और क्या कुछ आगे लेके आज की जो बैठक होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी कि विश्व स्तर पे किस प्रकार की बातचीत होगी, क्या कुछ रहेगा। आज की बातचीत बेहद ही खास रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए, इन तस्वीरें भी अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कंचन, किस तरीके से पूरे गांधीनगर को इस वक्त सजाया गया है, संवारा गया है। और यूं कहें कि पूरा इस वक्त गुजरात चमचमा रहा है। हालांकि कल की तस्वीरें भी हमने देखी थी कंचन, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे थे, उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री का स्वागत हर जगह होता है, चाहे वो हमारे किसी भी राज्य में क्यों ना चले जाए या फिर देश के बाहर क्यों ना चले जाए, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको सराखों पर बिठाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व स्तर पर लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर यदि बात गुजरात की आती है तो वहां पे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई सालों तक मुख्यमंत्री बने रहे और मुख्यमंत्री बने रहना एक अलग बात है, लेकिन लोगों में उनकी लोकप्रियता कुछ अलग ही स्तर की नजर आती है। वहां पर लोगों में एक प्रधानमंत्री को लेके क्रेज अलग ही प्रकार का नजर आता है। वहां पे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग जरूरत से ज्यादा और क्या मतलब उनकी लोकप्रियता बिल्कुल बहुत अलग है। सर्वमान्य वहां पे नेता लोग हैं। और ये यूं कहें कि जिस तरीके से जब उनका स्वागत होता है, तो इस बात की तस्दीक हो जाती है कि सभी उनको सराखों पर बिठाते हैं, सभी उनको कितना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया कंचन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
इसी बीच आपको बता दें, बीजेपी के महासचिवों की आज बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होनी है। राम मंदिर विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी के तमाम महासचिवों की आज बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। देखिए, तमाम जो महासचिव हैं उनको बुलाया जाएगा। राम मंदिर विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विचार मंथन किया जाना है। कल देखिए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी किस तरीके से तमाम विकसित भारत के जो संकल्प यात्रा के लाभार्थी हैं उनसे बातचीत की थी, उनसे विचार साझा किए थे। और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि बीजेपी के महासचिवों की आज ये बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक बेहद खास है। संवाददाता आनंद सिंह भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के महासचिवों की बैठक आज होनी है। और देखिए, राम मंदिर की बात करें या विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो एक मुहिम बीजेपी की ओर से शुरू की गई है, उस मुहिम पर क्या विचार विमर्श होगा, किस तरीके से वो मुहिम आगे बढ़ाई जाए, लोगों को ये समझाया जाए कि सरकार उनके फेवर में क्या कुछ कामकाज कर रही है। इन्हीं तमाम तैयारियों को लेकर ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि अब देखिए 2024 भी है, इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां भी की जानी हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी के महासचिवों की आज बड़ी बैठक होनी है। ये खास खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक की जाएगी। तो राम मंदिर विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा विचार मंथन किया जाना है। बीजेपी के महासचिवों की आज ये बैठक बेहद खास है। तो राम मंदिर विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य यही कि हर एक क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर करना, तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं केंद्र की ओर से, राज्यों की ओर से, उन्हें जन जन तक पहुंचाना, तमाम जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करना और एक यूं कहें कि प्रारूप को तैयार करना। क्योंकि बीजेपी की उम्मीद यही होती है, कोशिश यही होती है कि तमाम लोगों को साथ जोड़ा जाए, ब्लॉक स्तर तक तमाम कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन लगातार जारी है। घटक दलों में सीट शेयरिंग पर बातचीत होनी है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना में सीट शेयरिंग पर चर्चा है। कांग्रेस की 5 सदस्यीय अलायंस कमेटी इस बाबत बातचीत करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घटक दलों में सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर लगातार मंथन जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 5 सदस्यीय अलायंस कमेटी इस बाबत बातचीत करने वाली है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर लगातार देखिए मंथन जारी है, विचार विमर्श किया जा रहा है। जो घटक दल हैं, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किस तरीके से इसका गठजोड़ होगा, किस तरीके से फॉर्मूला तय किया जाएगा, उस पर बात हुई। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना में आज सीट शेयरिंग को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद खास है इंडिया गठबंधन के लिए, चूंकि आज सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात बनने जा रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है। ये खास खबर आपको बता दें, घटक दलों में सीट शेयरिंग पर बातचीत की जानी है। देखिए, क्योंकि अब चीजों को समझना होगा और इसी के तरह से आगे बढ़ना होगा। यदि हम अलग अलग राज्यों का जिक्र कर लेते हैं, हम पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, तो कांग्रेस को 2 सीटें देने पर ममता अड़ी हुई है। जदयू ने कहा हमारी 17 सीटें हैं, समझौता नहीं होगा। ये तमाम बातें देखिए, जिस तरीके से हम कह रहे थे, अब स्थितियां जो हैं INDIA गठबंधन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण आने वाली हैं, क्योंकि जो गठबंधन तैयार किया गया है, उन तमाम गठबंधन के जो दल हैं एक साथ एक पटल पर आना है। सीट शेयरिंग पर भी बराबर से विचार विमर्श किया जाना है। हालांकि सभी जो दिग्गज हैं वह कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से समझौते के मूड में नहीं है। तो फिलहाल आपको बता दें, सीट शेयरिंग पर बात फिलहाल तो पश्चिम बंगाल में नहीं बन पाई है। अब देखिए, बंगाल में ममता दीदी अड़ी हुई है।
आज बात होगी कांग्रेस एनसीपी शिवसेना में सीट शेयरिंग को लेकर। इसकी 5 सदस्यीय अलायंस कमेटी बातचीत करने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज का दिन बेहद खास होने वाला है। फिलहाल जो अभी खबर छन के आई थी वो ये कि पश्चिम बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी मानने वाले तो नहीं है, लेकिन आज क्या सीट शेयरिंग पर इन तमाम दलों के साथ विचार विमर्श होगा? क्या इनसे बात बन पाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। अक्षय आनंद हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं दिल्ली से। अक्षय, देखिए अब सीट शेयरिंग को लेकर मसला अटका हुआ है। आज का दिन बेहद खास भी माना जा रहा है। आज का दिन क्या कुछ खास होगा अक्षय? दीपिका, मैं आपको बताऊं कि लगातार ये 3 दिनों से बैठकों का दौर जो है ना जारी। कल भी आम आदमी पार्टी के साथ में बैठक हुई थी। आज महाराष्ट्र के साथ में बैठक है। महाराष्ट्र में उद्धव ग्रुप के साथ में बैठक है और आपको ये शरद पवार के साथ में बैठक है। दोनों पार्टी के साथ में बैठक है। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत होगी, कितने हद तक को सीट शेयर कर सकते हैं। हालांकि शिवसेना जो है 23 सीटों पर अपनी मांग कर रही है कि हम 23 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी दीपिका कि आज जो ये बैठक होने वाली है एनएससी की। तो देखिए महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बैठक है। हालांकि हम आपको लगातार एक एक पल की अपडेट देते जा रहे हैं कि आखिरकार इस बैठकों का मंथन किया होगा। ये जो 3 दिवसीय बैठक चल रही है इस पर किस तरीके से विचार विमर्श किया जाएगा। चलो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली पर ही बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी। यहाँ पर ममता दीदी की बात करें जाए, ममता दीदी मानने को तैयार नहीं है। जनता दल यूनाइटेड कह रही है कि यहाँ पर 17 सीटें उनकी हैं। तो फिलहाल अक्षय हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अक्षय, देखिए जो खबरें छन छन के आ रही हैं, जो लगातार अपडेट अपने तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड भी मानने को तैयार नहीं है। 17 सीटों की बात वो कह रही है। यहाँ पर ममता दीदी मानने को तैयार नहीं है, 2 सीटें देने की बात कर रही है। तो फिलहाल ये कैसे बैलेंस होगा? ये चुनाव लड़ने से पहले की बड़ी चुनौती है अक्षय। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती ही है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है दीपिका कि कैसे सीट शेयर को फाइनल किया जाए। क्योंकि देखिए लगातार ये लोग बैठक तो कर रहे हैं, बैठक में कुछ फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। बैठक के बाद लोग निकलते हैं, बोल देते। जैसे परसों की बात आपको मैं बताऊं, जब परसों आरजेडी के साथ में बैठक हो रही थी एनएससी की, तो मनोज झा बाहर निकलते हैं और मनोज झा बोलते हैं ऑल इज वेल। कल मुकुल वासनिक जब बाहर निकले आम आदमी पार्टी की बैठक के बाद, वो बोलते हैं सब कुछ ठीक है, सकारात्मक बैठक हुई है। आज महाराष्ट्र के साथ में बैठक है, लेकिन महाराष्ट्र के बैठक के पहले ही जो शिवसेना के प्रवक्ता बोला जाए, नेता बोला जाए और सांसद भी हैं संजय राउत, उन्होंने कल ही परसों ही बोला था कि हम 23 सीटों की मांग करने वाले हैं। जब मांग पहले ही कर देते हैं तो फिर एनएससी की बैठक का मतलब क्या है? इस बैठक करने का फायदा क्या है? बिल्कुल मांग पहले ही कर दी जाती है। अब देखना यही होगा कि किस तरीके से सामंजस्य को बिठाया जाएगा, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बहुत शुक्रिया आपका अक्षय। आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। एक बार फिर से अयोध्या का दौरा। प्राण प्रतिष्ठा की तमाम तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं उसका जायजा लिया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ मीटिंग की जानी है। विकसित कार्यों की भी समीक्षा आज करेंगे। तो फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा की तमाम तैयारियां और इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट के अफसरों के साथ बैठक की जाएगी। तो विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। देखिए हम आपको लगातार इस बात की जानकारी भी साझा कर रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी बहुत नजदीक और इसी को लेकर कुछ वक्त पहले से ही यूं कहें कि सीएम योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं। महीने में 2 से 3 मर्तबा वो खुद अयोध्या का दौरा करते हैं। एक एक चीज़ों की जानकारी वो जुटाते हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उसकी बारीकी से खुद समीक्षा भी करते हैं। तो विकास कार्यों का जायजा लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी सीएम योगी के द्वारा। आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तमाम तैयारियां किस तरीके से तेज की गई हैं, उन तमाम तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तो विकास कार्यों की समीक्षा फिलहाल आपको बता दें। देखिए रामलला के विराजमान होने से पहले नगर भ्रमण का कार्यक्रम भी था कि रामलला को नगर भ्रमण कराया जाएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला भी दिया गया था। और इसी के बीच खबर जब छन के आई तो वो ये थी कि कहीं ना कहीं अब परिसर का भ्रमण किया जाएगा। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि आज का दौरा भी सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। तमाम जो विकास कार्य किस तरीके से चल रहे हैं उन पर चर्चा की जानी है, विचार विमर्श किया जाना है।
और प्राण प्रतिष्ठा की तमाम तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, उनका जायजा वो खुद लेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के तमाम अफसरों के साथ उनकी मीटिंग बेहद खास मानी जा रही है। तो आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। देखिए किस तरीके से हर एक कलाकृति को उकेरा गया है। तमाम जानकारी के साथ गीतू चौहान अयोध्या से सीधी जुड़ी हुई हैं। गीतू, देखिए प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूं कहें कि सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही अयोध्या का दौरा करते हैं। जरा आज आप बताइए, आज अयोध्या में आज सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? गीतू। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं दीपिका, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी अयोध्या आ रहे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए, उनका 11 बजे यहां पर आगमन होगा। एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद आगे निरीक्षण करने के लिए जाएंगे। लता मंगेशकर चौक पहुंचेंगे, पुलिस कंट्रोल रूम से बातचीत होगी और तमाम कितना काम यहां पर हुआ है इसका निरीक्षण वो करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सबसे पहले हनुमानगढ़ी के वो दर्शन करने पहुंचेंगे, भगवान राम के और हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए तमाम निरीक्षण कार्यों पर नजर डालेंगे। 1 बजे उनकी बैठक है सर्किट हाउस में, जहां पर वन विभाग और नगर निगम विकास की प्रदर्शनी है जिसका अवलोकन वो करने वाले हैं। ये उनका कार्यक्रम है। इसके साथ साथ 2 बजे वो पहुंचेंगे मंडल आयुक्त सभागार और यहाँ पर विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक होगी। बैठक के बाद 3 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में वो पहुंचेंगे। वहाँ पर वो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं 22 जनवरी को लेकर, इसको लेकर एक बैठक है। सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी, ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो चर्चा करेंगे। इसके बाद 4:45 पर वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज वो पूरे निरीक्षण दौरे पर रहेंगे क्योंकि तैयारियां काफ़ी तेज़ी के साथ अयोध्या में चल रही है। ऐसे में सीएम योगी जब यहाँ पर आएंगे तो कुल मिलाकर जो आखिरी दौर है तैयारियों का, उसका निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, देखिए आपने तमाम कार्य योजना बताया किस तरीके से उनका आज का पूरा का दिन डे प्लान है। देखिए राम मंदिर ट्रस्ट के तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग बेहद खास है। हालांकि हम हमेशा से कहते जा रहे हैं कि जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ भी बहुत सक्रिय हैं। यूं कहें कि महीने में 2 से 3 मरतबा वो अयोध्या का दौरा करते हैं। तो जो तमाम अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाना है, चर्चा की जानी, वो किस तरह की रहने वाली है गीतू? बिल्कुल, और कहा यह जा रहा है दीपिका कि जब सीएम योगी यहाँ पर आएंगे तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि आखिरी दौर में अभी तैयारियां हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है और अब ये आखिरी दौर में चल रहा है, हम यूँ ही कहेंगे, क्योंकि दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है। अगर बात करें जितनी भी यहाँ पर व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, तुरंत जो सभी सड़कें हैं उनकी मरम्मत की जा रही है। जितना काम अधूरा रह गया उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। खासतौर से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में अगर हम देखें तो वहां पर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है और ये कह सकते हैं कि हालांकि अभी 10-12 दिन और बचे हुए हैं लेकिन दिन रात काम हो रहा है। इसलिए हम ये देखते हैं कि सुबह जिस काम को हम देखते हैं कि अभी आधा ही हुआ है, अगले दिन अगली सुबह वो काम पूरा हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तेजी के साथ काम हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ये पूरा निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी उस दिन 22 जनवरी को, क्योंकि कुछ खास लोगों को ही न्योता गया है, उनके अलावा कोई और नहीं आ पाएगा। हाईटेक सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है और कोई व्यवस्था में चूक ना रह जाए, इसको लेकर वो निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे। तो आज उनका दिन काफी व्यस्त रहने वाला है, लेकिन 4:45 पर वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल आज का कार्यक्रम बहुत खास भी होगा गीतू। उसके अलावा देखिए ये भी खबर छन के आई कि रामलला पहले नगर भ्रमण करेंगे विराजमान होने से पहले, लेकिन अब सुरक्षा कारणों का जो हवाला दिया गया वो ये भी है कि अब नगर भ्रमण न कराकर परिसर भ्रमण कराया जाएगा स्थापना से पहले। इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? गीतू आप सुन पा रही हैं मुझे? दीपिका मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। जी गीतू, देखिए नगर भ्रमण का पहले कार्यक्रम रखा गया था प्राण प्रतिष्ठा से पहले, लेकिन अब परिसर भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया है। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है, इस बारे में कोई जानकारी गीतू? बिल्कुल,
बिल्कुल। हाँ, मैं आपको बता दूं दीपिका, पहले नगर भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया था कि भगवान रामलला की जो मूर्ति है उसे नगर भ्रमण कराएंगे, लेकिन अब क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है जिसके चलते इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। कहना यह है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल से बाहर हो सकती है। वो भी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान राम के प्रति जो लोगों की आस्था श्रद्धा है, जो वो नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके चलते उन्हें संभाल पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक आकलन किया जा रहा है कि किस तरह से व्यवस्थाओं को उस वक्त संभालेंगे, और इसलिए इसके मद्देनजर जो व्यवस्था पहले की जा रही थी, नगर भ्रमण किया जाएगा, वो अब नहीं होगा। अब सिर्फ जो राम जन्मभूमि क्षेत्र है उसी के परिसर में रामलला की मूर्ति को नगर भ्रमण के तौर पर सिर्फ वहीं पर भ्रमण कराया जाएगा। इसलिए इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया है। तो अब नगर भ्रमण नहीं जाएंगे रामलला, बल्कि अब सिर्फ जो परिसर है उसका ही भ्रमण कराकर उसके बाद जो आगे की कार्यक्रम है उसको फॉलो किया जाएगा। चलिए गीतू, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, तमाम रिपोर्टर से एक एक करके हम आज के हालात का जायजा ले रहे हैं। तमाम रिपोर्टर्स हमें बता रहे हैं किस तरीके से आज अलग अलग घटनाक्रम भी होने वाले हैं, अलग अलग चीजें एक्टिव भी होने वाली है। फिलहाल आप सब मेरे साथ बने रहिएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, मैं फौरन लौटती हूँ। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून के नगर विकास नगर से बड़ी खबर है, जहां झाझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। खाली प्लांट में रखे क्लोरीन सिलेंडर में लीकेज हो गया, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आई। मौके पर पुलिस पहुंच गई है, फायरकर्मी एसडीआरएफ एनडीआरएफ मौजूद है। आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है। गैस रिसाव को रोकने की कोशिश लगातार जारी है। तो फिलहाल लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां मौके पर पुलिस और फायरकर्मी एसडीआरएफ एनडीआरएफ मौजूद। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है। देहरादून के विकास नगर से बड़ी खबर है, आसपास के तमाम इलाकों को खाली कराया गया है। झाझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। देखिए, खाली प्लांट में रखे थे क्लोरीन के सिलेंडर, जिसमें लीकेज की खबर सामने आई। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित रावत इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अमित, जरा जानकारी दीजिए, इस वक्त स्थिति वहां पर क्या कुछ है? उमा। अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है। स्थिति देखिए जरा आप, झाझरा के इलाके में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। चूंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आई थी, कहा जा रहा है कि खाली इलाकों में वो सिलेंडर रखे हुए थे और इसी के साथ वो सिलेंडर लीकेज हुए, लोग इसकी चपेट में आ गए। फिलहाल तमाम सिलेंडर्स को खाली कराया गया। उसी के साथ देखिए यहाँ पर राहत और बचाव काम इस वक्त चल रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित रावत एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमित, देखिए कैसे हादसा हुआ, पहले ये बताइए। दूसरी बात ये कि स्थितियां अभी क्या कुछ है? जी, ग्राउंड जीरो पर जब हम लोग पहुंचे तो हमने भी देखा कि कल शाम 4 बजे से जो है हल्की फुल्की वहाँ पर गैस रिसाव जो हुआ, क्लोरीन जो स्टार्ट हुई थी वहाँ पर ये घटना जो है विकास नगर के झाझरा की है। और गैस रिसाव के कारण वहाँ पर जो है आसपास के जो जनता है, तमाम सभी जनता जो है काफी परेशानी से वहाँ जूझ रही थी, ताकि वो गैस जो है रिसाव न हो पाए। लेकिन उसके बाद ग्राम प्रधान ने वहाँ पर सभी को सूचना दी और सूचना देने के बाद जो है वहाँ पर फिर पुलिस और तमाम सभी धीरे धीरे जो है आला अधिकारी वहाँ जुड़ना शुरू हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि स्थिति को काबू में कर लिया गया है। सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब कंडीशन इस वक्त काबू में है। हालांकि जैसे ही पता चला था वैसे ही रोकथाम कर ली गई।
इधर आज हरे निशान के साथ शेयर बाजार खुला। 415 अंकों की बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। 71,770 अंकों पर बीएसई में कारोबार हुआ की शुरुआत हुई है। सोमवार को 670 अंकों की गिरावट में बंद हुआ बाजार। 71,355 पर बंद हुआ था शेयर बाजार। ये देखिए, आपको बता दें आज का दिन बेहद खास भी रहा, अच्छा भी रहा। 415 अंकों के बढ़त के साथ बाजार गुलजार हुआ और इसी के साथ देखिए 71,770 अंकों पर बीएसई में कारोबार की शुरुआत हुई है, जिसमें खुशी की लहर मानो दौड़ पड़ी हो। तो सोमवार को 670 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसी के साथ 451 अंकों की बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला, जो कि गुलजार रहा। तो आज हरे निशान के साथ शेयर बाजार खुला है। किस तरीके से ब्रोकर्स में खुशी की लहर थी। 71,770 अंकों पर बीएसई में कारोबार की शुरुआत हुई है। तो 71,335 अंकों पर बंद हुआ। हरे निशान के साथ शेयर बाजार इस वक्त खुला है। तो हरे निशान के साथ शेयर बाजार खुलते ही साथ देखिए खुशी की लहर ब्रोकर्स में दौड़ पड़ी, क्योंकि बाजार के सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। और इसी के साथ बीएसई में शुरुआती अंक 71,770 रहा। तो कल आपको बता दें 670 अंकों के साथ गिरावट पर बंद हुआ था, लेकिन आज हरे निशान के साथ शेयर बाजार खुला। इधर लखनऊ में सपा विधायकों की बैठक हुई। अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन किया जाना है। सीट बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए प्रत्याशियों के चयन के पहले अपने विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज होने वाली बैठक में सभी विधायकों 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को बुलाया गया है। तो फिलहाल लखनऊ में आज सपा की बैठक होने वाली है। अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तमाम तैयारियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आज आपको बता दें तमाम विधायकों के साथ चर्चा की जानी है, विचार विमर्श किया जाना है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। कई राज्यों में घना कोहरा छाया है। दिल्ली में शीतलहर है, कोहरा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। ट्रेनों की रफ्तार सुस्त हो गई है। उड़ानों पर भी इसका सीधा असर। लाहौल स्पीति में सिस्सू में तापमान -15 डिग्री है। तापमान में गिरावट के बाद झीलें जम गई हैं। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। इसका असर अब सीधे तौर पर आपको बता दें कि मैदानी एरिया में भी नजर आने लगा है। तो कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। शीत लहर है, कोहरा है। तस्वीर जरा देखिए आप। कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। ट्रेनों की रफ्तार सुस्त हो गई है। उड़ानों पर भी इसका सीधा असर हुआ। तस्वीर देखिए हिमाचल के लाहौल स्पीति का। तस्वीरें भी सामने आई हैं। सिस्सू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए आप। लाहौल स्पीति की तस्वीरें। उड़ानें भी रद्द हो गई हैं। उड़ानें भी देरी से हो रही हैं। देखिए लोग भी अपने गंतव्य तक मुश्किलों से पहुंच पा रहे हैं। तो कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है।
आने की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई शहरों में पारा माइनस में पहुंच गया है। बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर खड़े किस तरह से बना हुआ है तस्वीरें तस्दीक कर रही है। लोग अलाव जलाकर हाथ तापने को मजबूर हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करते हो? यहाँ पर नारियल पानी बेचते हो। इस मौसम में नारियल पानी बिक रहा है आपका? बहुत कम बिक रहा, खाली टाइम पास कर रहे हैं। और सुबह से ही आप ग्राहकों का इंतजार करो कि कोई आ जाए। आ जाए। देखिए, दिल्ली में शीतलहर है। कोहरे की चपेट में इस वक्त पूरी दिल्ली। एनसीआर और तबाह के कई राज्यों में बारिश का अनुमान भी जाहिर है। देखिए, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। इस वक्त मोनिका सिंह दिल्ली से हैं, हैदर अली गाजियाबाद से, नरेंद्र ठाकुर नोएडा से हैं। मोनिका, दिल्ली की हमने तस्वीर देखी, हमने ये भी देखा कि लोगों से आपने बातचीत की है। फिलहाल आप जरा ये बताइए किस तरीके से स्थितियां आप और देख पा रहे हैं। मोनिका। देखिए दीपिका, बहुत ज़बरदस्त ठंड है। मैं अक्षरधाम के फ्लाईओवर पे खड़ी हूँ और खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। हाथ एकदम ठंडे हो चुके हैं और पूरा आप कहें कि इतनी ज़्यादा कपकपी छूट रही है। लोग यहाँ पर जो भी नज़र आ रहे हैं, वैसे तो रोज़ाना के मुकाबले लोग कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहे हैं और जो भी नज़र आ रहे हैं वो गर्म कपड़ों में लिपटे हुए। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से भी बातचीत की थी, तो सड़क किनारे जो कुछ एक आध लोग यहाँ पर अपना ठेला लगाए खड़े थे, वो लोग भी अलाव के सहारे किसी तरह बैठ पा रहे थे। मतलब इतनी जबरदस्त शीतलहर है, इतनी ज्यादा ठंड है कि एक और दिन जो है दिल्ली में ये कोल्ड डे नजर आ रहा है। जिस तरह की हालत है, अगर आप मेरे पीछे भी देखें तो इतनी ज्यादा धुंध है कि आप अक्षरधाम मंदिर को भी साफ नहीं देख पाएंगी। बिल्कुल विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य नजर आ रही है मोनिका। मुझे बिल्कुल विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य नजर आ रही है। गाजियाबाद का रुख करते हैं। हैदर, वहां पर क्या हाल है, जरा आप भी जानकारी दीजिए, क्योंकि मोनिका ने दिखाया दिल्ली एनसीआर का हालात क्या है इस वक्त। गाजियाबाद में क्या कुछ स्थिति है हैदर? हैदर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज पहुंच पा रही तो जरा जवाब दीजिए कि आप वहां पे खड़े हुए हैं कि स्थितियां क्या इस वक्त चल रही हैं गाजियाबाद की? देखिए दीपिका, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में इस टाइम जो सितम है सर्दी का, वो अपनी चरम सीमा पर है। सूर्य देव जो है वो प्रकट नहीं हो रहे हैं और जब होते हैं तो 2 या 3 घंटे के लिए होते हैं। हालांकि जो स्कूल के जो आदेश जारी किए गए थे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, उसको विद्यालय द्वारा माने नहीं जा रहे हैं। जो गैर सरकारी है या सरकारी है, लगातार बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह ठंड में। और अगर बात करें कोहरे की, तो जो कोहरे की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं गाजियाबाद, क्योंकि चारों तरफ से हाईवे से सटा हुआ है, तो उसमें बराबर घटनाएं जो सामने आ रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, नगर निगम की तरफ से जो अलाव की व्यवस्था की गई है वो भी अब खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि जो अलाव के लिए लकड़ी दी गई थी चौराहे पर, वो भी खत्म हो चुकी है, अब दोबारा आ नहीं रही है। हाँ। वहीं रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरों के अंदर हालत बहुत खराब है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए थी अधिकारियों को, वो दो सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। और यही वजह है जो लोग हैं वो अपना साधन खुद ढूंढते हुए रोड पर या कहीं पर रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे, उन पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। दीपिका, बात यह है कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों को भी हर साल सर्दी आती है, इस साल जो सर्दी का सितम है उससे पहले से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत सारे कड़े कायदे कानून बिल्कुल कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि ठंड जो है अब अपने शबाब पर धीरे धीरे आने वाली है। मोनिका, देखिए लगातार आपसे हम जुड़े, आपने भी बताया किस तरीके से ठंड लगातार चरम पर है। अच्छा, आगे क्या अनुमान लगाया जा रहा है? यदि हम रैन बसेरों की बात कर रहे हैं, अलाव की व्यवस्था की बात करें, गाजियाबाद में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, हैदर बता रहे हैं। क्या आप वहां पे अलाव की कोई व्यवस्था देख पाए हैं? सरकार की ओर से कोई आप देख पाए हैं कुछ एहतियात कदम उठाए गए हों, लोगों को राहत पहुंचाने के काम किए गए हों? मोनिका।
देखिए यहाँ पर भी जो लोग अलाव जला रहे हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि एक तो ठंड की वजह से जो उनका रोज का काम है हाँ। उस पर असर पड़ रहा है। जैसे नारियल पानी वाले अगर किनारे पे खड़े हैं तो लोग वो खरीदने नहीं पहुंच रहे। जाहिर है ठंड में कोई ठंडा नारियल पानी पीने नहीं जाएगा। जो एक आध दुकान वाले बेचारे सड़क पर खड़े हैं वो भी बता रहे हैं कि सुबह से लोग नहीं पहुंच रहे हैं उनके पास, क्योंकि इतनी ठंड है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं। तो वो जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। उन्हें तो मजबूरन घर से बाहर निकलना ही है। वो किनारों पे खड़े हैं अपना ठेला लगाकर, लेकिन वो जो व्यवस्थाएं जिनकी वो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार की तरफ से की जाए वो जो है नाकाफी नजर आ रही है। वो लोग संतुष्ट नहीं है इससे। चलिए, बहुत शुक्रिया मोनिका आपका तमाम जानकारी देने के लिए भी। और नरेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, देखिए नोएडा का हाल जरा बताइए, जो कि नोएडा में इस वक्त क्या स्थितियां हैं? क्या कुछ धूप का अंदेशा लग रहा है कि धूप वूप भी आएगी कि नहीं आ पाएगी? कि दीपिका, जिस तरीके से अगर नोएडा की बात करें, क्योंकि लगातार जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसी के चलते देखिए सूर्यदेव लगातार 5 से 6 दिन हो चुके हैं, सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि और जो तापमान है वो भी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नापा गया है नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें। और सुबह सुबह जो हवा चलती है, शीतलहर कह सकते हैं, क्योंकि लोग जो बिल्कुल लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। और जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोग निकल भी रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ एंड पूरा सिक्योर करके घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार जो ठंड का प्रकोप नोएडा और ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में कह सकते हैं कि देखने को बिल्कुल लगातार मिल रहा है। शीतलहर लगातार जारी है, जिससे अगर जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन ने जगह जगह पर रैन बसेरा और अलाव की सुविधा नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा करे गए हैं। सेंटर बनाए गए हैं, 10 से 12 सेंटर हर जगह पर बनाए गए हैं, जहां पे जो गरीब लोग हैं, जो देर रात्रि जो सड़कों पर सोते हैं, उनके लिए जो कहीं उन्हें ठंड ना लग जाए, उसके लिए उनको रैन बसेरे में जाने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन बता रहा है कि यहाँ पे ये माकूल व्यवस्थाएं आप रेन बसेरों में देख पा रहे हैं, जिससे लोग रात के वक्त वहां जा सकते हैं, या जिनके पास घर नहीं है, बेघर हैं, इसका वो सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या माकूल देख पाए हैं नोएडा प्रशासन की ओर से आप? बिल्कुल दीपिका, देखिए जिला प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। रैन बसेरे में रजाई से लेकर गद्दा और पूरा ब्लैंकेट की पूरी सुविधा है। और कह सकते हैं कि जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण द्वारा जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, उनमें पूरी सुविधाएं दी गई हैं। और जो लोग हैं उनको बार बार कहा भी जा रहा है कि जो लोग रोड पर सो रहे हैं, या जिसको रात में जिसके सर पर छत नहीं है, वो लोग वहां पर जाकर रुक सकते हैं और कह सकते हैं कि ठंड से भी बच सकते हैं रैन बसेरे में जाकर। जी चलिए हैदर, जरा आप बताइए यहाँ पर क्या कारण है? ऐसा तो नहीं है कि ठंड एकदम से पड़ गई हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ठंड के लिए लगातार एडवाइजरी जारी होती है, कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है कि ठंड और पड़ेगी। यहाँ पर व्यवस्थाओं में चूक कहाँ नजर आ रही है? गाजियाबाद जिला प्रशासन इतना सुस्त क्यों है? देखिए दीपिका, अगर खासकर बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्थाओं को लेकर, तो जो कहीं ना कहीं न्यूज इंडिया लगातार खबर चला रहा है, लोगों को बता भी रहा है, आगाह भी कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि लोग अपने पूरे बदन को ढककर चलें, जरूरी काम से ही बाहर निकलें। लेकिन लोग तो अगर समझ जाएंगे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। यही कि जो रैन बसेरों की बात करते हैं, रैन बसेरे दिन में तो अधिकारी जब उसका निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो सारी सुविधा वहां पर मुहैया कराई जाती है, दिखाई जाती हैं। लेकिन अगर जब रात जब होती है, वही सुविधाएं वो धरातल पर धाराशायी हो जाती हैं। तो इसकी वजह यही है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे हैं जो चाहते नहीं, जो आपताबे में अवसर तलाश करते हैं। और यही वजह है जो गरीब तबके के लोग हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो आदेश जारी किए गए, उसकी अवहेलना करते हुए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। और दीपिका, अगर बात करें, देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि जो लोग नमूनिया के शिकार होते हैं या अस्थमा के जो मरीज होते हैं, वो अवॉइड करें, जो मॉर्निंग वॉक पर ना जाए। लोग नहीं जाएंगे, लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे? स्वस्थ जब रहेंगे जब वो सर्दी से बचेंगे, क्योंकि सर्दी का अनुमान अभी तक भी जो आगे बताया जा रहा है कि 15 या 16 जनवरी तक अभी रात नहीं मिलने वाली है। बीती जो रात गई है उसमें 5.6 डिग्री इस साल का, इस महीने का सबसे ठंडा दिन गया है। ऐसे में लोग तो अपने आप को समझ लेंगे, ठंड से बचा लेंगे, लेकिन जो नौकरी पे जाने वाले हैं, जो बच्चे स्कूल में जाने वाले हैं, वो अपने आप को कैसे बचाएंगे? इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े कायदे कानून बनाने पड़ेंगे और उस पर अमल भी लाया जाना पड़ेगा। जो विद्यालय बच्चों की छुट्टी के आदेश को नहीं मान रहा है, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग जैसे कि खासकर भी व्यापार मंडल है, व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए भी एक जगह सुनिश्चित करनी चाहिए कि उस समय वो अपने दुकान खोले, उस समय पर बंद कर दें। तो ऐसी सुविधाएं सरकार को करनी चाहिए ताकि आम नागरिक को सर्दी से बचा जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
फिलहाल देखिए किस तरीके से लगातार ठंड का प्रकोप है। तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से जानकारी दे रहे थे और इसी के साथ साथ देखिए इस बीच आपको ये भी बता दें कि ठंड जो है अपने अब शबाब पर है। कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि शीत लहर जो है वो लगातार चल रही है। रेन बसेरों का हाल कहीं तो ठीक माना जा रहा है। जैसे कि नोएडा की हम बात करते हैं, हमारे संवाददाता नरेंद्र ठाकुर बताए थे कि वहाँ रैन बसेरों का हाल अच्छा है, लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं जैसे कि रात के वक्त वो अपने आप को ठंड से बचा सके। लेकिन इसके इतर यदि हम दिल्ली की बात करते हैं, हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ माकूल नहीं हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए किस तरीके से कड़ाके की ठंड उत्तर भारत में इस वक्त पड़ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें ट्रेनों की जो रफ्तार है, जो उड़ानें हैं उस पर भी ब्रेक लग गया है। ट्रेनों के पहिए थम रहे हैं और उड़ानें जो हैं धीरे धीरे रद्द की जा रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम जो है वो खराब बना हुआ है। तो 8 जनवरी साल का सबसे ठंडा दिन रहा है। कल जिस तरीके से खबरें सामने आई थी, कल न्यूनतम तापमान आपको बता दें 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कल दिल्ली का तापमान नैनीताल के तापमान के बराबर था, यानी कि ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति के सिस्सू में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान भी अब जाहिर किया गया, यानी कि बारिश हो जाएगी तो ठंड जो है और भी अपने शबाब पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार जो ठंड है इस वक्त कहर बरपा है। ट्रेनों की रफ्तार सुस्त हो गई है, उड़ानों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो फिलहाल देखिए हम भी यही कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी काम ना हो तो आप घरों से बाहर मत निकलिए, अपने आप को सेफ रखिए, प्रोटेक्ट रखिए। इसी के साथ साथ आप गर्म चीज़ों का सेवन करिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पावर और स्ट्रॉन्ग हो सके और आप ठंड से निजात पा सके। हालांकि जब काम ज़रूरी होता है घरों से बाहर निकलना भी लाजमी हो जाता है। लेकिन हम तस्वीर देखिए, लाहौल स्पीति की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर लाहौल स्पीति में किस तरीके से जमकर बर्फबारी हो रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।